Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again. Wish you a very happy and prosperous new year. ऐसे ही अपनी स्टडी की प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई चालू रखिए, एग्जाम पास आने वाले हैं. ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर. सो हमारा आज का जो चैप्टर है वो न्यू चैप्टर नंबर 10, हिस्ट्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. अभी तक हमने देखा कैसे हमने इंडिया ने फाइनली इंडिपेंडेंस उसे मिल गई है, मगर लास्ट क्या था? लास्ट में ये होता है कि इंडिया ब्रिटिश से तो हो जाता है फ्री, मगर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू टू डिफरेंट कंट्रीज. एक का नाम इंडिया और एक दूसरा है पाकिस्तान. तो इस डिवाइड वाले जो न्यू नेशन है हमारा, अब उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, ये वाला हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में आज पढ़ते हैं. A new and divided nation. A new क्यों? जस्ट अभी भी ब्रिटिश हमारे यहां से गए हैं तो एक नया सुंदर घर मिला है हमें, मगर बट स्टिल इट इज अ डिवाइडेड नेशन. द रीजन बिहाइंड दिस इज डिवाइडेड क्यों है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया है. हम बहुत खुश है कि हमें नया घर मिला है, मगर हम थोड़े दुखी हैं कि हमें हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव से डिवाइड कर दिया गया. एक लाइन खींच दी गई है, आधे रिलेटिव इधर है और आधे इधर है. जब इतना कुछ हो गया उस घर में तो कोई ना कोई तो डिसीजन लेगा. जो हेड है उस घर का, वो क्या डिसीजन लेगा कि मैं सबको खुश रखूं, एक नई तरीके से, एक नए रूल के साथ. जो मेरा घर है मैं उसे आगे डेवलपमेंट के साथ साथ जो पब्लिक है उनके साथ ही, डेवलपमेंट के साथ ही मैं आगे बढ़ता चला जाऊं. मगर इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. एकदम इंस्टेंट तो ऐसा है नहीं कि वो अभी उसने घर बनाया और हमारे घर बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल वेल फर्निश्ड होगा. हमें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी. वैसे ही कंट्री के लिए भी मेहनत करनी पड़ी थी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, असेंबली को. क्या क्या? अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. इंडिपेंडेंट इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हो गया था अगस्त 1947 में. फाइनली इंडिपेंडेंट था, बिल्कुल फ्री हो चुके थे हम. किससे? ब्रिटिशर्स से. मगर स्टिल वी हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस. व्हाट वर द चैलेंजेस? पार्टीशन रिजल्ट ऑफ 8 मिलियन रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान से कितने मिलियन रिफ्यूजीज आए? 8 मिलियन. अब देखिए, इंडिया से जो है मुस्लिम्स अगर पाकिस्तान गए हैं तो पाकिस्तान में जब वो ये देख रहे थे कि बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हो गए और हो सकता है कि आगे हमारी जो लाइफ है, वहां हिंदू ने सोचा, सिख ने सोचा कि आगे जो हमारी लाइफ है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो बेटर है हम इंडिया आ जाए, इस वाले एरिया में हम आ जाए, जो पार्टीशन हुआ उसके इस एरिया में आ जाए. तो वहां से कितने लोग माइग्रेट होके वहां से अपना सामान लेके, देखिए घर तो ला नहीं सकते, जो जॉब थी उनकी वो भी छूट गई थी, एजुकेशन वहीं छूट गया था. इनफैक्ट आप देखेंगे जिस तरीके से वो आए थे वहां से, वो भी काफी हॉरेबल था, कईयों के लिए बहुत ही हॉरेबल था. बहुत मार काट हुई थी, बहुत लोगों की जान भी गई थी इन सब चीजों में. तो वो जो माइग्रेट होके लोग आ रहे थे उनका पूरा ध्यान भी तो रखना था. अब हमारे घर में कोई आएगा गेस्ट तो हम उसका ध्यान भी तो रखेंगे. वो खाएगा भी, पिएगा भी, वो सोएगा भी, कहीं उसे कुछ जॉब भी चाहिए होगी. इन सब चीजों का ध्यान रखना था. पार्टीशन रिजल्ट ऑफ 8 मिलियन रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, अब वो वहां से आ रहे हैं तो हमें उनका ध्यान रखना है. कॉन्स्टिट्यूशन को ये देखना है कि मैं कैसे कैसे उन लोगों को भी हर चीज प्रोवाइड करूं, फूड भी प्रोवाइड करूं, शेल्टर प्रोवाइड करूं, क्लोथ्स, एजुकेशन, जॉब, एवरीथिंग. तो होम जॉब्स प्रिंसली, देखो होम जॉब तो ठीक है, होम जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, घर भी देंगे. प्रिंसली स्टेट ऑलमोस्ट 500 बाय नवाब एंड महाराजा. 500 स्टेट्स. क्यों? हर स्टेट को कोई ना कोई जो है, किसी ना किसी राजा का एम्पायर था, किसी ना किसी नवाब का एम्पायर था. अब क्या हो रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपना अलग, हमारी कंट्री अलग होनी चाहिए. जैसा कि हैदराबाद ने सबसे ज्यादा उनका ही था कि हम अपना अलग एक कंट्री बनाएंगे. तो मतलब पूरा इंडिया है मगर वो एक छोटा सा जो है वो उनका ही कंट्री होना चाहिए. मगर उन्होंने, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को बहुत ही प्रॉपरली एडजस्ट किया था.
उनका इंटरवेंशन इसमें बहुत ज्यादा था और इस चीज को उन्होंने बहुत तरीके से सलीके से इस बात को सल्टाया था और ये फाइनली ये हुआ था कि इंडिया एक ही रहेगा, कोई प्रिंसली स्टेट नहीं रहेगा, जैसा 500 थे ऑलरेडी। और धीरे 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 करके सब ये बात मान भी गए थे। पॉलिटिकल इश्यूज तो होंगे ही डेफिनेटली। एक पॉलिटिकल इश्यू से हमारा कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कितने कर्फ्यू लग जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है, दंगे हो जाते हैं। तो आप ये सोचो पूरा का पूरा एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना डिफिकल्ट होगा उस टाइम। ये भी बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था। फिर अब इसका रीजन, ये चैलेंज इतना भारी हो गया था, बस ये छोटी छोटी इतनी बातें नहीं थी। और डाइवर्सिटी, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है देखो तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी। हर तरीके का खाना मिलेगा, हर तरीके के लोग मिलेंगे, ड्रेसेस आप देखो अलग अलग, इनफैक्ट गीत अलग अलग, इनफैक्ट सॉन्ग्स हो गए, उनके डांस हो गया, हर चीज आप ये देखो। वो डाइवर्सिटी ने एक इंडिया, सिंगल एक इंडिया में आप देखोगे तो आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो फीचर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है हर किसी के, हर एक पर्सन के, हर एक पब्लिक के। और जब साउथ की तरफ देखोगे तो वहां बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ी आंखें होंगी जैसे कि श्रीलंकन्स हैं, उन लोगों की जैसी बड़ी आईज होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, वेवी हेयर होंगे। वही आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप देखो कितना चेंज है, चाइनीज की जैसी आईज हो जाती है, बिल्कुल फेयर होता है, कम हेयर होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं, हाइट थोड़ी कम होती है। तो ये डिफरेंस है ना। अगर एक आदमी के दिखने में इतना डिफरेंस हो, सोचो उसकी कल्चर में कितना डिफरेंस होगा। तो इंडिया तो कितना डाइवर्सिटी है यहाँ, किस किस चीजों में, लैंग्वेज में है डेफिनेटली, बहुत सारी लैंग्वेज है, रिलीजन में है, कल्चर में है, हाई कास्ट लो कास्ट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेजॉरिटी हिंदू थी, माइनॉरिटी तो जैन सिख हिंदू के अलावा जितने भी कास्ट है माइनॉरिटी में, मगर इनके साथ भी तो डील करना था। अब हम एक लैंग्वेज को तो ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ा दे कि हम आज जलियांवाला बाग हुआ था इसलिए हम तो पंजाबियों की जो लैंग्वेज है, सरदारों की लैंग्वेज, उसी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम उस चीज से बहुत दुखी है। ये तो कोई रीजन नहीं हो। हम इसलिए बहुत दुखी है कि हम मुस्लिम्स को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम उर्दू, हम चाहते हैं वो आगे बढ़े तो हम उर्दू को ही फोकस करेंगे। इतनी सारी लैंग्वेज, आप किसी को भी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को नीचा दिखाओ या किसी को ऊंचा दिखाओ। आपको उन्हीं के साथ वहीं रहकर डील करना पड़ेगा। रिलीजन, लैंग्वेज इतनी है तो रिलीजन भी उतनी है, कल्चर बहुत सारी है। हाई कास्ट लो कास्ट का क्या था, वहां अभी भी इंडिया में इस वक्त भी अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से हटा नहीं था। रूल नहीं बना था ना, तो रूल नहीं बना तो अनटचेबिलिटी अभी भी नहीं हटा। अभी भी यही था कि वो वाली जो कास्ट है वो छोटी कास्ट है, ये कास्ट थोड़ी बड़ी कास्ट है, वो वहां नहीं जा सकता, टेम्पल में नहीं जा सकता, कुएं के पास नहीं जा सकता, खेतों में या पढ़ने नहीं जा सकता। तो ये जो चीजें दिमाग में थी आज सालों से है, उसको हटाना, उसको चेंज करना, इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। अब मेजॉरिटी हिंदू की है, मगर इंडिया कैसा है, डाइवर्सिटी के साथ चलते हैं हम ऐसा तो नहीं हिंदू है तो जैसे उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान से मुस्लिम ही रह सकते हैं, बाकी को तो हम मार काट देंगे। हम तो ये नहीं चाहते थे। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने बाद में कहा भी था कि ये भी आपके इसमें आएगा कि उन्होंने क्या कहा था, रूरल इकोनॉमी, भाई वो जो इंडिया था वो ज्यादा से ज्यादा, इनफैक्ट 80% गांव में बसता था। उस जो रूरल इकोनॉमी है, वो जो एरिया है, उसको डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो 80% जो लोग थे उनसे ही इंडिया बना था। बेसिकली इंडिया वहीं बसता था। तो आप उसको अगर इग्नोर करोगे तो नहीं चलेगा ना। हमें तो उसको तो सबसे पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो स्लम्स में रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां से आ गए हैं जॉब करने के लिए, स्लम्स में रह रहे हैं, तो हमें उनके साथ ऐसा नहीं होना है। हेल्थ पे ध्यान नहीं दे, हेल्थ तो अगर आप बिना अच्छी हेल्थ ही नहीं है तो आगे क्या डेवलपमेंट करेगा, आगे की जनरेशन उसकी अच्छी कैसे होगी? तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है, उसका डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल पॉवर्टी, अगर वो गरीब है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, किन चीजों से, जॉब दे सकते, जॉब से टैक्स कम करके, बहुत सारी चीजें। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में क्या था, देखिए कि जो खेती बाड़ी ये सब होता है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि वो 100% आज अगर गेहूं उगा है तो आपको 6 महीने बाद गेहूं 100% है कि मिल ही जाएगा। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा था,
डिपेंड करता है कि कोई गलत ऐसी सिचुएशन नहीं हो जिससे फसल खराब हो जाए। पेस्टिसाइड का प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो सकता है कि किसी कारण से कोई भी और इंसेक्ट जैसे वो टिड्डी वाला हमला हुआ था वो ना हो जाए, अगर वो हो गया तो फसल खराब हो गई, या बारिश ज्यादा हो गई तो हो गई, बारिश नहीं हुई तो भी हो गई। तो बहुत सारे रीजंस है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 100% हमारा जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो प्रोडक्टिविटी 100% होगी। ठीक है, जॉब, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाना, इंडस्ट्री से तो बहुत फायदा होता है ना, हमने पढ़ा है। देखो लिंक करो एसएसटी की हर टॉपिक को, अपना जो तीनों ज्योग्राफी है, सिविक है, हिस्ट्री, इससे लिंक करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी चीजें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पढ़ा था, एक एरिया का और ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर आया हमारा यूनिटी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। यूनिटी भी होनी चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यूनिटी कैसे, वही बात है, आपस में तो नहीं लड़ाई करा सकते, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, डांस या फिर गेटअप के बेस पे, ड्रेसेस के बेस पे हम लड़ाई नहीं करा सकते। हमें उन दोनों चीजों को हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर सिख बोल रहा है कि मुझे ये वाला जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करना है, इस टाइम हॉलीडे होना चाहिए, मैं क्या एग्जांपल बता रही हूँ जॉब के लिए, तो डेफिनेटली उसे वो हॉलीडे मिले। साथ में जैन अगर बोल रहा है कि मुझे हमारा जो है वो हॉलीडे हमारे जो उसमें कॉन्सेप्ट में है वो हॉलीडेज मिलना चाहिए, तो उन्हें महावीर जी वाला हम हॉलीडेज प्रोवाइड करते। तो दिवाली की भी आ रही है, होली की भी आ रही है, तो ईद की भी आ रही है, तो क्रिसमस की भी आ रही है। तो ये क्या हो गया, यूनिटी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि सबको एक साथ लेके चलना और सबके साथ डेवलपमेंट करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रीच द ब्रॉड मास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। ऐसे नहीं कि आप एक जो ऑफिसर्स वह है उन्हीं को या प्रोवाइड कर रहे हो ये चीजें, नहीं, हर एक सिटीजन के पास पहुंचे, इंडिया के हर एक सिटीजन के पास, तो ब्रॉड मास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। अब कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, 3 साल लग गए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है धीरे 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 बनने। अब आप बोलेंगे नवंबर 1949 में अगर ये बनके रेडी हो गया है, तो हमारा जो सीरीज चली मीटिंग की 3 इयर्स तक चली, 3 साल तक चली, फ्रेम हुआ, रूल हुआ, पोर्ट्रेट हुआ, इफेक्ट कब हुआ, 26 जनवरी को 1950। क्यों 1 साल क्यों लगा, मतलब 3-4 महीने, 1 महीने 2 महीने और क्यों लगे, इसी दिन कर देते, इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का इससे एक कनेक्शन था, जो लास्ट वाले हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। उन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू के 26 जनवरी 1930 के दिन, 26 जनवरी 1930 को हमें स्वराज मिल जाएगा, पूर्ण स्वराज। वो मिला नहीं, हुआ प्रॉब्लम हुई थी, काफी सारी इश्यूज थे, तो वो मिला नहीं, मगर उन्होंने डिक्लेयर तो किया था। तो उस डेट को दिमाग में रख के, ध्यान रख के लोगों ने क्या सोचा, हम इसी डेट को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा फ्रेम करेंगे और इफेक्ट करेंगे। तो हमारा इफेक्ट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फीचर्स, अब फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसके फीचर्स क्या है वो देखते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी 21 ईयर्स, नाउ 18। एडल्ट फ्रेंचाइजी हर एक जो 21 ईयर का है, हर एक मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, पुअर रिच, हर एक आदमी दे सकता है वोट। तब था एज 21 ईयर्स, अब तो 18 ईयर्स हो गए, सबको पता है। 21 ईयर्स तब था जब ये लागू हुआ था, अब है 18 ईयर्स। ऑल इक्वल बिफोर लॉ, हर तरीके से इक्वल है सब, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके लिए बराबर है। Some claim that India should be for Hindus. कुछ लोग तब भी ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि निकालिए बाकियों को, जो इंडिया है वो सिर्फ हिंदू के लिए होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम्स के लिए।
बट स्टिल पाकिस्तान में भी हैं कुछ हिंदू, कुछ आप पंजाबी भी वहां देखेंगे, आधा पंजाब हमारा यहाँ ना, तो आज पंजाबी मोमडन्स बन गए, वो पंजाबी मुस्लिम्स बन गए वहां भी। तो अब ये बोल रहे थे कि हमारा भी ऐसा ही कर लो, बट नेहरू जी ने क्या बोला, इंडिया मस्ट नॉट बिकेम अ हिंदू पाकिस्तान। ये इंडिया है, इसे इंडिया ही रहने दीजिए। इंडिया में है डाइवर्सिटी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारा कल्चर है, उसे ऐसा ही रहने दीजिए। हम हिंदू पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं होएंगे, जो है हम जैसे हैं वैसे बिल्कुल बेस्ट है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश्ड फाइनली, जो सालों से चली आ रही थी, रूल आ गया, ये जो अनटचेबिलिटी है वो बिल्कुल हटा दी जाए। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्लर ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। इंडिया के नाम पे ये एक धब्बा है, इसे हटाना पड़ेगा। इंडिया का जो नेम है, जो फ्रेम है, उसके नाम पे ये कलंक, इसे हटा दो। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो जो कैटेगरी है, वो जो परसेंट है लोगों का, बहुत ज्यादा सफर कर रही है। वो लोग, अब उनको क्या हो गया था, एंट्री मिल गई थी, टेंपल में नहीं जा सकते थे, अब एंट्री मिल गई, रिजर्वेशन सीट मिल गई है उन्हें, रिजर्व सीट मिल गई है जॉब्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग जो पिछड़ा, वो जो कास्ट होगी या एस वो उन्होंने बाद में बनाया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला रिजर्वेशन, तो उन लोगों को हमेशा पीछे ही रखेंगे, नहीं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आगे बढ़ने का कैसे मौका मिलेगा, जब वही लोग जो आगे ऑलरेडी हैं, जो जनरल कैटेगरी में है, वो उनको मौका देंगे, तभी तो मिलेगा। ये उनकी गलती तो नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल भी नहीं है उनकी गलती, हमने तो कभी उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, अब वो आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा उनके कल्चर के, उनके रिलीजन की, उनके एक जनरेशन की। तो ऐसे फाइनली हमारा जो है न्यू एंड डिवाइडेड नेशन फ्रेम हुआ, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बन रहा है। हमने देखा कैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा है कि किन किन चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन सी चीजें चैलेंजिंग है, और उस पर हमें काम करना है। अब देखो, उसमें से नेक्स्ट जो चैलेंज हमारे सामने है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब चीजें मैं बता दूं, इंस्टेंटली नहीं हुई है कि तुरंत आज हमने सोचा कि आज क्या करना है और 3 या 4 मेंबर्स बैठ गए हैं पार्लियामेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात करने और उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स चली हैं, बहुत दिनों तक मीटिंग्स चली हैं, बहुत सारा रिटर्न वर्क हुआ है, तब एक पॉइंट्स पे काम किया गया। अब देखो, ये जो चीजें हैं जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, वो उस टाइम कितनी इंटरेस्टिंग भी होगी कि हमारा जो है फ्री इंडिया, उसके लिए हमें काम करना। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था घर का, तो सोचो घर को सजाना, एक एक चीज अपने तरीके से, बहुत प्यार से हम किसी चीज को संवारते हैं तो हमें क्या लगता है, वो उसमें अपनापन फील होता है। तो वो जो उस वक्त उनका जो सिनेरियो होगा, वो एनवायरमेंट जो होगा, वो कितना पॉजिटिव होगा। सबके दिमाग में एक ही चीज थी, इंडिया, बस इंडिया के लिए करना है और इंडिया से रिलेटेड जो इंडिया जो हमारा नेशन है उनके लोगों के लिए करना है, बस यही चीज दिमाग में थी। अब इसी को सोच के वो लोग, ऐसे नहीं है कि तुरंत उन्होंने मीटिंग ली और आज ही फाइनल कर दिया कि ये इस पॉइंट्स पे हमें बात करनी थी, फाइनल है, ऐसा नहीं है। ये बहुत दिनों तक चलती है ये मीटिंग्स, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, असेंबली होती है, फिर मीटिंग होती है और फिर इस पे डिस्कशन होता है काफी टाइम तक। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है वो दिया जाता है। अब है हमारा पावर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली, जो गवर्नमेंट है होल सोल है, ठीक है। स्टेट, जो स्टेट्स डिवाइड हो चुके हैं, तो अब हम कैसे इनका जो काम है वो डिवाइड करें, कोई तो मेथड हो। अब स्टेट वाले जो है वो, उनको ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा जानते हैं, हमारे जो पीपल हैं हम उन्हें ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो स्टेट वाइज रिलीजन चेंज हो रहा है, स्टेट वाइज कल्चर्स चेंज हो रहे हैं, स्टेट वाइज लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो वो गवर्नमेंट तो ये बोलेगी ना, मैं ज्यादा जानता हूं कि हमारे जो लोगों को क्या चाहिए, रिलीजियसली मैं ज्यादा जानता हूं, कल्चरली मैं ज्यादा जानता हूं, हर किसी का यही डिबेट होगा, मगर हमें तो वही डिसीजन लेना है जो सबसे बेस्ट हो।
A center would be in a position to think and plan for the well-being. ये बात हो रही है जो सेंट्रल के अप्रोच में थे, उन्हें लग रहा था सेंट्रल सही है, तो वो बोल रहा है कि वो ऐसी पोजीशन में है कि वो सबके बारे में सोच सकता है, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं कि एक स्टेट है वो शायद खुद के बारे में सोचेगा, मगर सेंट्रल एज अ इंडिया, भारत का सेंटर, तो वो सबके बारे में सोचेगा। एक जो पेरेंट होता है वो अपने हर बच्चे के बारे में बात करेगा, कभी वो किसी को एक बच्चे को आगे बढ़ा रहा है, एक को पीछे रखेगा, उसके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आएंगे। तो वही ये कहने का मतलब है, बच्चा भले ही सोच ले एक बार, मगर पेरेंट कभी भी ऐसा नहीं सोचते, वो उनके लिए हर बच्चा ही इक्वल है। अ प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर मतलब ज्यादा, उनको ज्यादा फ्रीडम। कुछ लोग बोल रहे हैं किसको, स्टेट को ज्यादा फ्रीडम मिले हर तरीके से, क्योंकि वो अपने पब्लिक को, अपने रहने वाले लोगों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैसूर में एक मेंबर, मैसूर से एक मेंबर वो बात करते हैं, डेमोक्रेसी सेंटर इन दिल्ली नॉट स्पिरिट इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। देखो अब डेमोक्रेसी है, जैसे वो ब्रिटेन वाली चीज हुई कि ब्रिटेन यहाँ आई थी, अब सारे रूल तो वो खुद ही रूल कर रहा है ना, हर जगह वो अपने ही रूल्स लागू कर रहा है क्योंकि हेड वो है। तो वैसे ही अगर हम दिल्ली को ही हेड बना देंगे तो वही हो गया ना कि वो पावर उसी के पास है, रूल वही कर रहा है इंडिया में। तो आप डेमोक्रेसी तो बोल रहे हो, मगर आप डिस्ट्रीब्यूट तो करो पावर हमारे ऊपर, तो फिर वही बंदिश हो गई कि जो होल सोल है वो एक ही है, उस जो वो कहेगा वही हम काम करेंगे। तो ये चीज तो अभी टॉलरेट करी है, अभी 100 साल लगे हैं उस चीज को बर्दाश्त करते हुए यहां से उभरने में, तब वो चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। मद्रास से एक मेंबर बोलते हैं इनिशियल वेलबीइंग शुड प्रोवाइडेड टू स्टेट, वो कह रहे हैं स्टेट को प्रोवाइड करें। जो वही बात है, स्टेट को प्रोवाइड करेंगे तो जो छोटी चीजों में हम जब डिवाइड कर देते हैं किसी चीज को, मैं बोलूंगी कि ये एक रूल है कि मुझे ठीक 8 o'clock या ठीक 9 o'clock ब्रेकफास्ट, इतने लोगों का 20 लोगों का ब्रेकफास्ट बनवाना है। वही मैं काम अगर एक आदमी को दूं और वही मैं काम डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि 20 आदमी है तो 20 के लिए अलग अलग लोग काम करेंगे। अच्छा खाना कब बनेगा, जब एक आदमी एक के हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से काम करेगा, बजाय कि एक आदमी सबकी चॉइस के हिसाब से काम करेगा। तो वही उनके कहने का मतलब था। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैव 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। फाइनली जो उनका जो डिबेट जहां जाके फिनिश होता है, इतने टाइम तक वो चलती गई डिबेट, कौन आगे रहेगा, नहीं सेंट्रल रहेगा या फिर स्टेट रहेगा। फाइनली उन्होंने सोचा हम लिस्ट बनाएंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इट मींस यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल के पास होगा, जितने भी पावर सेंट्रल के पास जो डिसीजन करने होंगे जिन मैटर्स पे, वो यूनियन लिस्ट में आएंगे। जिन मैटर्स पे स्टेट देखेगा जिन चीजों को, वो स्टेट लिस्ट में आएगा। और इसमें वो लोग आएंगे वैसे डिसीजंस करने वाले या वैसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि दोनों अपने सेंटर से भी और स्टेट दोनों से ही वो क्लब होती है, वो प्रॉब्लम या फिर वो चीज, वो ऐसी चीज जो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर सिर्फ स्टेट का तो नहीं है, एग्रीकल्चर सिर्फ एक सेंट्रल का तो नहीं, वही तो एग्रीकल्चर थोड़ी, वही फार्मर्स थोड़ी रह रहे हैं एक स्टेट में, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं ना, तो वो सबके लिए है। तो उस पर डिसीजन कौन ले रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट कौन, हेल्थ एंड एजुकेशन। स्टेट वाइज देख लीजिए, एजुकेशन उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है जो लैंग्वेज वो स्टेट में बोली जाती है, या नहीं पढ़ाना है, वो सब्जेक्ट कौन सा रखना है, हिंदी रखना है, नहीं रखना है। हिंदी तो सब नहीं बोल रहे, आपको रखना है एज ए सब्जेक्ट, रख सकते हो, इंग्लिश रख सकते हो, आप अपना खुद का जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी रख सकते हो। ये डिसीजन थोड़ा फ्रीडम दे दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसमें क्या आ गया, टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर। देखिए टैक्स तो कौन बनाएगी, गवर्नमेंट ही ना, गवर्नमेंट ही बताएगी हमें कितना टैक्स देना है कितना नहीं देना है, डिसीजन स्टेट थोड़ी कर पाएगा। डिफेंस, अब सिक्योरिटी के लिए आर्म फोर्स, आर्मी वाले लोग हो गए, नेवी हो गई, पुलिस हो गई, उसके बारे में कौन बताएगा, या उसके लिए डिटेल्स कौन देगा, या उसकी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनका रिटायरमेंट एज कितना होगा,
ये सब क्राइटेरिया कौन फिक्स करेगा? वो हमारी सेंट्रल फिक्स करेगी। फॉरेन अफेयर्स, ऑफ कोर्स बाहर के जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो न्यूज है या जो भी चीजें हैं जिस बारे में बात करनी है, वो कौन करेगा? सेंट्रल करेगा। क्लियर हो गया? 3 लिस्ट 3 तरीके से हमने डिवाइड करी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, स्टेट के लिए हेल्थ, एजुकेशन, दोनों के लिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड सो मेनी ब्ला ब्ला ब्ला। अभी तो मैंने कुछ एग्जाम्पल ही दिए, एक्सेट्रा है ये, ठीक है। उसके बाद आती है बात लैंग्वेज। इंडिया है, लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी होगी। हिंदी तो होगी, मगर क्या पूरे इंडिया में हिंदी बोली जाती है? बिल्कुल भी नहीं बोली जा रही हिंदी, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोले जा रही है। ये स्टेट बोल रहा है कि हमारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, पंजाबी बोलेगा हमारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सिंधी इंपॉर्टेंट है, उर्दू इंपॉर्टेंट है, पारसी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही तो बोले जा रहा है। तो इतने लैंग्वेजेस को हम क्या नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी भी आप अगर ये देखेंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? दिस हिंदी एंड दिस सब। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? हिंदी, जबकि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। इसका रीजन अब वही बात है ना कि अंग्रेज आए, वापस भी चले गए, मगर इंग्लिश तो यही छोड़ गए, इंग्लिश को तो लेके ही नहीं गए। हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। हम अगर उसमें कोर्ट में जा रहे हैं तो इंग्लिश में ही बात है, स्पीच हो रही है वो इंग्लिश में ही हो रही है, एजुकेशन है इंग्लिश में ही हो रहा है ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हैं, ओवरऑल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, मैनी डिबेट फॉर इंग्लिश शुड गो विद ब्रिटिश। सबको लग रहा था ब्रिटिश के साथ ही इंग्लिश चली जाए, क्यों उसे रखा जा रहा है, हम कोई भी सामान ही उनका यूज नहीं कर सकते। तो जो ट्रॉमा था ना वो अभी तक दिमाग से निकला नहीं था, वो जो इतने सालों से चला रहा था। उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के साथ इंग्लिश को भी धक्का देके बाहर निकाल दो, हम इंडियन है और हिंदी बोलेंगे या हमारी जो लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है वही बोलेंगे। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर क्या हुआ था, टीटी कृष्णमाचारी, उन्होंने क्या वार्निंग दिया था कि सम पीपल मे सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वॉज इम्पोज्ड। इम्पोज मतलब फोर्स कर देना, फोर्सफुली बोलना कि आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी, हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, आपको हिंदी ही समझनी पड़ेगी, बोलना भी हिंदी पड़ेगा। तो आप ऐसे फोर्स करोगे तो क्या करेंगे लोग, इंडिया से जाने लगेंगे। किधर जाने लगेंगे? पाकिस्तान की तरफ, इंडिया छोड़ के जाने लगेंगे। तो प्लीज आप फोर्स मत करिए हिंदी को, आप ऐसे कर दीजिए हिंदी एक लैंग्वेज है, स्टिल अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बट फोर्स करके नहीं कि आपको सिर्फ हिंदी ही बोलनी है। देन देखो ये पूरा आने के बाद क्या हुआ, ये समझ में आ गया, हिंदी हमारी क्या हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश भी है, इंग्लिश का भी यूज हो रहा, वो भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, जो कि आप बात ऑफिसेज में बात करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कोर्ट में जाने के लिए, इन सब चीजों के आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। डॉक्टर BR अंबेडकर सब जानते हैं, ये किस चीज से इनको हम जानते हैं मोस्टली, इनइक्वलिटी से, ठीक है, इक्वलिटी नहीं इनइक्वलिटी से। क्यों? क्योंकि इन्हें छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इन सब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बचपन में ये बहुत सफर कर चुके थे ऑलरेडी इन सब चीजों को, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। हालांकि इसका पूरा एक हमने चैप्टर पढ़ा भी है, इनका एक पूरा टॉपिक मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें क्या, मैं सिर्फ इतना बताती हूँ, राइट टू वोट इज नॉट रिमूवल ऑफ इक्वालिटीज, जो आप इनइक्वालिटीज होना चाहिए। राइट टू वोट, वोट का राइट तो आपने कर दिया, बोल दिया कि सबको देना है आपको वोट, मगर इससे ये नहीं हुआ कि इनइक्वालिटीज सब कुछ पीछे छूट गई है, अनटचेबिलिटी बिल्कुल पीछे छूट गई नहीं। हो सकता है पॉलिटिकली वो चली गई हो, आपने बोला कि एक ST भी देगा तो एक जनरल भी देगा, एक रिच देगा वोट तो पुअर भी देगा,
मगर अब ये चीज आपने पॉलिटिकली तो ठीक है, आपने रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया, मगर सोशली इकोनॉमिकली वो अभी भी वही की वही है। तो इस बारे में हमें और ज्यादा बात करनी चाहिए और इस बारे में हमें थोड़ा और पुश करना चाहिए लोगों को कि इन सब चीजों से अभी भी अपने आप को डिस्टेंस रखिए। आप अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को और बढ़ावा मत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करेंगे। इन्होंने ये बात रखी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी को भी इसमें भी इन्वॉल्व करिए, जितना हो सके इस चीज को हटाने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो सिर्फ पॉलिटिकली वो हट जाए। क्यों? क्योंकि आपने तो बोल दिया कि वोट सब दे सकते हैं, मगर स्टिल वी स्टिल हैव सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो इस चीज को भी हटाने की पूरी कोशिश करिए। नेक्स्ट टॉपिक में है हाउ अ स्टेट टू बी फॉर्म। अब जो स्टेट्स हैं वो किस चीज के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहे हैं वो बताते हैं। प्रॉमिस ऑफ कांग्रेस क्या हुआ था शुरू में, स्टार्टिंग में जब कांग्रेस आई थी, जब इंडिया जस्ट फ्री हुआ ही था, तो उसने क्या प्रॉमिस किया कि लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंसेस। मतलब लैंग्वेज के हिसाब से हम अलग अलग स्टेट सबको प्रोवाइड करेंगे। मगर जब वो कांग्रेस आई एज अ गवर्नमेंट तो उन्होंने ये चीज फॉलो नहीं किया। वही जैसे आप अभी देख सकते हैं, मिनिस्टर्स वोट करने से पहले हमने कुछ और बोलते हैं मगर होता कुछ और है। बट एक्चुअली उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी, क्या उनके दिमाग में था कि जस्ट अभी अभी ब्रिटेन से हम फ्री हुए हैं, काफी कुछ हुआ है, और वापस वही उन्हीं को ही डाइवर्ट करना, वापस से लैंग्वेज के हिसाब से लोगों को अलग अलग चीजों में बांटना, अलग अलग एरिया में बांटना, कहीं वही सब चीजें तो वापस नहीं होने लगेंगी जो अब तक हो रही थी कि वो उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है या वो हम पे रूल कर रहा है, ऐसा तो नहीं होने लगेगा। वो बहुत कुछ सोच रहे थे। द प्रॉमिस ऑफ कांग्रेस लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंसेस। कांग्रेस डिडंट टेक एनी स्टेप, कांग्रेस ने कोई स्टेप नहीं लिया बिकॉज फेयर ऑफ पार्टीशन, वापस से पार्ट्स में डिवाइड ना हो इसलिए। क्रिएटेड डिसअपॉइंटमेंट, ऑब्वियसली जो लोग हैं उन लोगों में बहुत डिसअपॉइंटमेंट, जैसे ही उनको ये पता चला फ्री हो रहे हैं, चलो हमारा एक अलग से स्टेट होगा, हमारा एक अलग एम्पायर होगा, तो वो डिसअपॉइंट हो गए, खुश नहीं थे इस डिसीजन से। तो डिमांड सबसे पहले किसने किया? आंध्रा ने स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट किया था। सबसे ज्यादा जो हाई डिमांड जिसकी थी और जो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा था वो कौन था? आंध्रा। फ्रॉम तेलुगु मद्रास तेलुगु से उसका था कि हमें थोड़ा सा अलग कर दो, डिस्टेंस कहां पे आई है? मद्रास में, मद्रास वाला जो एरिया है उसके बारे में बात हो रही है, तेलुगु जहां पे बोली जाती है। इन अक्टूबर पोट्टी श्रीरामलू वेंट टू हंगर स्ट्राइक टू फॉर्म आंध्रा। इन्होंने क्या किया? ये कौन थे? ये वैसे गांधी जी को फॉलो करते थे बहुत ज्यादा, तो इन्होंने वही चीज अपनाई ना, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? हंगर स्ट्राइक, भूखे रह के, और ये बोला कि आप ये बात हमारी मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए। ऑन दिसंबर 15, 1952 श्री राम मल्लू डाइड। ये एक्सपायर हो जाते हैं 58 डेज के फास्टिंग के बाद। इनकी जो फास्टिंग है उसके बाद जैसे क्या होता है, उस टाइम क्या हुआ था कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था, इनके लिए भी बहुत ज्यादा सिंपैथी थी लोगों में उस आंध्रा में। तो उनको जब जवाहरलाल नेहरू वहां गए थे एक बार इनसे मीटिंग के लिए, बात करने के लिए, तो ब्लैक फ्लैग उनके जवाहरलाल नेहरू के लिए फहराया गया था। तो वो जो उनका वेलकम था वो बहुत ही गंदा हुआ था। उनको समझ में आ गया था कि ये चीजें अब ये सुधरेगा नहीं, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और इसके कुछ ही दिनों बाद ये एक्सपायर हो गए थे और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया ही कि इनकी बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। प्रोटेस्ट सो वाइड स्प्रेड एंड डिसाइडेड द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू बीइंग। न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को उन्हें बनाना ही पड़ा, सेट करना ही पड़ा। अब वही बात है, जब यहां हुआ तो दूसरे स्टेट भी डिमांड कर रहे हैं, अदर स्टेट ऑल्सो डिमांडेड। अब इनकी भी डिमांड्स चालू हो गई दूसरे स्टेट्स की, उनको भी यही सेम चीज चाहिए था। अब इसके लिए कोई ना कोई तो डिसीजन लेना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि एक एक स्टेप जो है वो स्टेट्स यही फॉलो करते, कि वही बात है कि लड़ाई झगड़े से अगर कुछ मिल सकता है तो क्यों ना हम भी एक बार यही ट्राई करें।
तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन सेटअप करी गई। कब करी? और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, ये सेटअप हुआ, उन्होंने रिपोर्ट दी 1956 में। 52 से चला रहा है, देखो ये कब से चला रहा है, कितने टाइम से, और 56 में उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया? रीड्रॉ डिस्ट्रिक्ट्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो रीड्रॉ करनी ही चाहिए, और वो अच्छा है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है। और जो मेंबर थे उसमें 3 मेंबर थे, इस कमीशन में 3 मेंबर्स थे। हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ ऑल्सो टू बी ब्रोकन इनटू स्टेट्स। जो नॉर्थ का, जो इंडिया का जो नॉर्थ है ना, वहां भी जो हिंदी स्पीकिंग जो ज्यादा, जहां पे हिंदी ज्यादा बोली जाती थी, उनको भी स्टेट्स को थोड़ा करके डिवाइड करने लगे। स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स बनने लगे इंडिया के। 1960 में क्या हुआ? बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र, बॉम्बे पहले ये एक ही था, तो गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड कर दिया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा को कर दिया गया, और ऐसे बहुत सो ऑन, बहुत को धीरे धीरे सबको डिवाइड किया। और कैसे, किस के अकॉर्डिंग किया? क्या इन्होंने बोला था? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। जहां हरियाणवी बोली जा रही थी वहां हरियाणा कर दिया, जहां पंजाबी बोली जा रही थी पंजाब, जहां गुजराती बोली जा रही थी गुजरात हो गया, और मराठी बोल रहे थे तो महाराष्ट्र हो गया ना ये डिवाइड। इस तरीके से ये पूरा डिवीजन हुआ अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज। अभी तक तो हमने देखा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे स्टेट और सेंटर को हम, जो उनका काम है वो डिवाइड कर रहे हैं, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, रिटर्न बन रहा है, उसमें क्या क्या लॉज हमने बनाए हैं। अब आया है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब फाइनली क्या है, सब कुछ तो हम कर रहे हैं, मगर किसी एक कंट्री को उस लेवल पे पहुंचाना जो वापस, जो कि ऑलरेडी बहुत, हमारा जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो चुका था तब तक, तो उस गैप को वापस से भरना कितना मुश्किल होगा सोचिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, मगर अब उस कंट्री को वापस से डेवलप करना, एक एक उसकी नींव रखना, वो कैसे रखी गई, कैसे स्टार्ट हुआ, वो हम समझते हैं। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, यहां तक समझ में आ रहा है। हम प्लान करेंगे तभी किसी चीज से आगे बढ़ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। टू अपलिफ्ट इंडिया फ्रॉम पॉवर्टी, डेफिनेटली 100% हो गया था। पॉवर्टी जैसी जो चीज थी वो एज अ टैग आ गई थी इंडिया के पास, एज अ टैग मिल गया था उसे, वो गिफ्ट मिल गया था। वो गिफ्ट किसने दिया है? ब्रिटेन वालों ने दिया है, ब्रिटिशर्स ने दिया था। क्यों? क्योंकि जब तक वो वहां से गए तब तक तो हमारा काफी जो राजा का खजाना मान लीजिए खाली हो चुका था ऑलमोस्ट, तो उसको वापस भरना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और ये जो टाइम गैप है वो अब वापस से उस चीज पे, बस अब उनके पास रेस्ट करने का, ये सोचने का, क्या एंजॉयमेंट करने का उतना टाइम नहीं है। अब हमें वापस से ही काम पे लगना पड़ेगा, वापस से पैसा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो इतने रिफ्यूजीज आए हैं उनके लिए, जिनकी जॉब नहीं है उनके लिए, जो एजुकेशन रुक चुकी है उनके लिए, बच्चों के लिए। तो भाई आप एजुकेशन स्टार्ट करोगे तभी एक लेवल पे कहीं पहुंच सकते हो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करोगे तभी हम ग्रो कर सकते हैं। जब वैसे ही समझिए, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, इट वाज मस्ट दैट टाइम टू अपलिफ्ट इंडिया फ्रॉम पॉवर्टी। पॉवर्टी से कैसे जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो वो पॉवर्टी से थोड़ा सा लाइन गैप आएगा ना। ऑलरेडी जो इतने बिल्कुल डाउनफॉल पे हैं, थोड़ा बहुत काम मिलेगा, जॉब मिलेगा। एक होता ना, जैसे एक घर है तो हम मानते हैं कि घर का एक आदमी भी बहुत अच्छे लेवल पे कोई IAS RAS बन जाता है तो कहा जाता है कि बाकी जो भाई बहन है वो सेट हो जाते हैं। कहते हैं लोग बड़े कि वो एक आदमी भी IAS RAS बन जाएगा तो बाकी सबको सेट कर लेगा। तो वही चीज है, हम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक लेवल पे हम ग्रो कर जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो बाकी चीजें सब सेट हो जाएगी। टू बिल्ड अ मॉडर्न एंड टेक्निकल इंडस्ट्रियल बेस, एक बेस बना रहे थे। देखिए अभी तो शुरुआत है ना, तो सब कुछ बेस पे हो रहा है, तो एक बेस बनाया जा रहा है। कैसा? मॉडर्न एंड टेक्निकल इंडस्ट्री, मॉडर्न भी हो और टेक्निकल भी हो। मॉडर्न इसलिए क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके, तो इसलिए। और मॉडर्न होना तो जरूरी था, टेक्निकल तो वो हो गई, वो बेस बनाना। गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन 1950 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो 1950 में किसका सेटअप हुआ? प्लानिंग कमीशन का, इंडिया में गवर्नमेंट का। अभी ये प्लानिंग कमीशन नहीं है, अभी आप बात करोगे तो अब कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है। अब
जो बताऊंगी मैं आगे बताती हूँ। गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन 1950 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनका सेटअप किया गया। अब जब इनका सेटअप किया गया तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये काम करेंगे बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग जॉब एंड प्रोडक्शन। स्टेट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी, स्टेट के साथ साथ, स्टेट का यहां मतलब गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री बना रही है उनके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे भी तो जॉब मिलती है ना, वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली कौन पैसा कमा रहा है? पैसा कमा रहे हैं उस कंट्री के लोग। तो प्राइवेट जो काम कर रहे हैं वो लोग भी पैसा कमाएंगे। जो गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्रीज ओपन की है, गवर्नमेंट जो काम करवा रही है, उससे भी तो पैसा मिल रहा है लोगों को। तो हैंड बाय हैंड, मतलब साथ साथ दोनों चीजें। तो बोथ से स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग जॉब एंड प्रोडक्शन। जॉब भी मिलेगी और साथ में प्रोडक्शन भी होगा, नई चीजों का, नई चीजें बनेगी और उनका एक्सपोर्ट भी होगा, कुछ चीजें इंपोर्ट भी होगी। ठीक है, इसके बारे में मैं ऐसे बता रही हूँ कि नीति आयोग जो है अब वो काम करता है। तो मगर आप अभी कंफ्यूज मत होइए, प्लानिंग कमीशन पे ही हम फोकस करते हैं अभी। कॉन्सेप्ट ऑफ 5 प्लान क्या लाए ये लोग? गांधी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया वो 5 ईयर प्लान वाला, मतलब हर 5 साल में। देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है रशिया का। रशिया क्या है कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई थी, मगर वो खुद बिल्कुल दूसरी जो वर्ल्ड वॉर से भी उस टाइम हट गई थी। ठीक है, ब्रिटेन के उसके थी ना अगेंस्ट में, वो उस टाइम वहां से हट गई थी और उसने खुद का अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। और उसने किस पे काम किया था? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, 5 ईयर प्लानिंग के साथ। यूएसएसआर बोलते हैं ना, 5 ईयर प्लानिंग। हर 5 साल में एक नई प्लानिंग होगी और एक नई तरीके से काम होगा। क्यों? इसका तरीका क्या है? देखो, हम सिलेबस पढ़ते हैं, एक बुक में सिलेबस होता है, सिलेबस में जो पॉइंट्स होते हैं हम उसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर उसी का ही कुछ जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, वापस वो बड़ी क्लास में आप जाओगे तो उसी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, वो और ज्यादा ह्यूज लेवल पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आप आगे नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो वो कुछ टॉपिक्स अलग होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हर साल आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो, हर साल एक चीज पे इतना फोकस कर रहे हो कि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज अच्छे से, वो नॉलेज जो है वो उतर जाए। तो वैसे ही 5 ईयर प्लान भाई डिवाइड करके काम करिए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं मैं तो शायद बहुत कुछ छूट जाएगा। तो कुछ कुछ काम डिवाइड करेंगे हम और डिवाइड करके 5-5 साल में उस चीज से आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है रशिया का। और रशिया से क्यों लिया गया था? क्योंकि रशिया इसी कॉन्सेप्ट के साथ जीरो से बहुत अच्छे लेवल, ब्रिटेन के लेवल तक पहुंच गई थी। तो इट मीन्स कि ये जो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा था और उसने उससे ग्रो भी किया और उसको फायदा भी हुआ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान 1956, कौन से ईयर में कॉन्सेप्ट इनका हमारा सेट हुआ था? वो हुआ था 1956 में। सेकंड 5 ईयर प्लान था ये, फॉर्मुलेटेड यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट वाले के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। फोकस्ड ऑन हैवी डेवलपमेंट ऑन इंडस्ट्रीज एंड डैम। बेसिकली हैवी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और डैम क्यों लिया गया? डैम से क्या फायदा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो हम पढ़ ही रहे, सिविक्स में भी पढ़ा और अभी भी पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा। मगर डैम से ये फायदा होता है कि जब पानी आता है तो जो वो पानी का सोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो गया, जॉब्स का सोर्स हो गया। और वो जो पानी है वो कहाँ जाएगा? रूरल एरिया में जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जहां पे पानी की जरूरत है, जहां बिजली की जरूरत है, जहां जॉब की जरूरत है, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, इन चीजों की वजह से वहां नहीं है। तो वो चीज के क्या हो जाएगा कि वो लोग वहीं रहेंगे, सेट भी रहेंगे और सब कुछ वहीं अवेलेबल हो रहा है। तो पानी और डैम बनाना, पानी का सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई चीजों में। इनफैक्ट अब कई चीज और भी है जो आप इस डैम के, जो डैम वाला जो है ना, उससे हम वो एक जो बनता है, मतलब ये कह सकते हैं। मगर आप अभी इतना डीप में जाएंगे तो बहुत चैप्टर है अभी। तो फोकस्ड ऑन हैवी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डैम। बेसिकली स्टील इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। एक स्टील इंडस्ट्री है, मान लीजिए, जैसे मैंने कहा ना, घर में एक आदमी IAS RS बनता तो बाकियों को क्या करता है? अपलिफ्ट करता है। तो यहां भी ये था
कि एक स्टील इंडस्ट्री बनेगी तो वो जॉब भी देगा, प्रोडक्टिविटी भी हो रही है उसकी, और वो सेल भी कर रहा है सामान, और लोग एजुकेट भी हो रहे हैं। भाई पैसा आ रहा है तो एजुकेशन भी हो रहा है, तो ये क्या है, अपलिफ्ट कर रही है। एक कंपनी स्टील की वो कितना काम कर रही है, ये चीज है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, जवाहरलाल नेहरू का। मगर इसके कुछ अपोजिट था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि बजाय कि आप इंडस्ट्रीज पे फोकस करने के हमें क्या करना चाहिए, गरीब जो रूरल एरिया में है ना, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन में, उनको अपलिफ्ट करो, उनको एजुकेट करो, उनको एनकरेज करो। इससे क्या होगा, वो लेवल तो आप उसको तो आप ऊपर कर ही रहे हो, वो तो ग्रो हो ही रहा है, साथ में कितनों को ग्रो करोगे ये भी देखो। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, इनका कॉन्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा अलग है, ठीक है। मैनी सपोर्टर्स बट मैनी क्रिटिक्स एज वेल। बहुत सारे सपोर्टर्स है, सबने बोला बहुत ही अच्छी चीज बनाई है आपने, बहुत अच्छा है भी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो हमें बहुत और भी बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो मैनी सपोर्टर्स बट स्टिल मैनी क्रिटिक्स, बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं। क्यों है देखो, इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। क्या हुआ कि भाई आप सिर्फ इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो हमारा कोर सेक्टर है जहां से हम अर्न करते हैं, उस वक्त इंडिया का अर्न कर रहा है इंडिया से, वो कोर था एग्रीकल्चर। तो उस इंडस्ट्री को तो आप भूल ही गए, उस पर तो आपने कोई प्लानिंग करी ही नहीं, उसके बारे में कोई बात हुई ही नहीं। तो इस बारे में कुछ सपोर्टर्स कुछ सपोर्ट नहीं करे कई लोगों ने। तो इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट भी था। नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, देखो एजुकेशन ही नेग्लेक्ट हो गई। जब आपने पढ़ाई नेग्लेक्ट कर दी तो आप कैसे ग्रो करोगे। एक बच्चे को बचपन से हम कुछ पढ़ाएंगे सिखाएंगे तभी तो वो जॉब लेने लायक या उस कंपनी को बनाने लायक या इंडस्ट्री में काम करने लायक या उसका बिजनेस ओपन करने के लायक बनेगा। तो एजुकेशन तो हर साल ही उनको अपनी प्लानिंग में एक कॉन्सेप्ट या एक पार्ट प्लानिंग का रखना ही चाहिए था। नो पॉलिसीज फॉर एनवायरमेंट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एनवायरमेंट डेफिनेटली गंदा होना ही होना, तो इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इन सब चीजों के लिए कई क्रिटिक्स थे जिन लोगों को बिल्कुल ये समझ में नहीं आई थी कि इन सब चीजों को कोई कैसे भुला सकता है, ठीक है। इन्हीं में से एक है, गांधी जी की फॉलोअर है मीराबेन। देखो मीराबेन कितनी अच्छी सही बात उन्होंने बोली है, साइंस मशीनरी में गेट ह्यूज रिटर्न। साइंस एंड मशीनरी दोनों चीजों से हम बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, आपको वो अच्छा रिटर्न दे सकती है, साइंस भी और मशीनरी भी। मशीनरी साइंस का एक पार्ट है ना, टेक्नोलॉजी साइंस का एक पार्ट है। तो रिटर्न फॉर टाइम, मगर एक टाइम लिमिट के लिए। एक वो जो सोर्स है वो बैटरी कभी ना कभी तो खत्म होती है, जो साइंस की बैटरी है, साइंस की बैटरी, आप किसी मशीन की बैटरी मान लीजिए, आप घड़ी की बैटरी मान लीजिए, वो बैटरी कभी ना कभी तो जिंदगी में खत्म होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। नेचर में सन है, सनलाइट अता उम्र आप देखोगे, एयर है हमेशा देखोगे, है ना, रेन है हमेशा देखो, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है, कभी खत्म नहीं होगा सोर्स। तो वैसे ही आपको साइंस और मशीनरी है, वो एक सोर्स आपका बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मगर एक सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिटर्न दे रहा है। अल्टीमेटली विल कम डिसोलेशन, एक दिन ना एक दिन वो खत्म होना ही है, हमेशा के लिए नहीं है, वो एक ना एक दिन वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस, हमें कैसे भी नेचर का बैलेंस के बारे में ज्यादा इनका स्टडी से यहाँ पे एम्फेसाइज करना है कि ध्यान दिलाना, लोगों का ध्यान नहीं दिलाना, गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना कि हमें नेचर बैलेंस का तो ध्यान रखना ही चाहिए था। एंड डेवलप आवर लाइव्स विद हर लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करें, ऐसा होना चाहिए था। भाई आप डेवलपमेंट करो मगर किस चीज को देखते हुए, आप नेचर को देखते हुए, नेचर को देखते हुए, उसका प्रोटेक्शन करते हुए, उससे हेल्प लेते हुए और उसकी हेल्प करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इफ वी आर टू सर्वाइव ए फिजिकल मॉरल डिसेंट स्पीसीज, अगर हमें जिंदा रहना है, कैसे जिंदा रहना है, फिजिकली और मॉरली
फिट रहना है तो हमें कैसे ना कैसे इन्वायरमेंट की तो हेल्प करनी ही पड़ेगी और इन्वायरमेंट से ही हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उसे मत भूलिए। देखिए ये गांधी जी के कॉन्सेप्ट पे बात कर रही है। गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट है, आप चीजों को खराब मत करो, खराब देखो नॉन वायलेंस पे है उनका, तो चीजों को खराब मत करो। आप खराब कर रहे हो तो उनका ध्यान ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन से कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर और एजुकेशन और नेचर, इन सब चीजों पे वो फोकस करेंगे। ये गलत नहीं था कहीं भी, प्लानिंग कमीशन का सेकंड प्लान ये बिल्कुल गलत नहीं था, मगर कुछ लोग कुछ बातें थी जिसको और ये भी इंपॉर्टेंस इन चीजों पे भी देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई थी। द लास्ट टॉपिक इज द नेशन 60 years ऑन। इट मीन्स 60 years में अब हम हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को कहाँ देखते हैं, कब से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट, हमारी जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस हमें मिल गई है उसके बाद से अभी तक। इट्स ऑलमोस्ट 70 years एंड मोर नाउ। अब हम देखें तो 70 years से भी हम आगे हैं, तो 60 years इसलिए इसमें क्योंकि जो बुक है वो पब्लिश हुई होगी तब का टाइम लिखा हुआ है 60 years। सो हाउ वेल द कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन डन, कंट्री ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसा काम किया है, क्या अच्छा किया है या बुरा किया है, फाइनली क्या रिजल्ट्स रहे हैं आफ्टर 70 years, आफ्टर 60 years क्या रिजल्ट रहे हैं। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आई होगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो इन सब को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो क्या हुआ है ये देख लेते हैं। स्टिल यूनाइटेड, स्टिल डेमोक्रेटिक। स्टिल यूनाइटेड मतलब अभी भी हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुए हैं ना, इंडिया अभी भी यूनाइटेड है आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स। लाइक देखो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम तो हमेशा से ही डे 1 से स्टार्ट हो जाती ना, अगर हमें यूनिटी नहीं होती कि ये हमारी भाषा है, इसको आप इसी लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डे 1 से हम यूनाइटेड हैं, स्टिल वी आर यूनाइटेड, स्टिल वी आर डेमोक्रेटिक। देखो रियली में डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आता है ना आपको। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हाट वी चूज। जो गवर्नमेंट है उसको कौन चूज कर रहा है, द पीपल। वी आर चूजिंग द गवर्नमेंट। हमें है इतनी लायबिलिटी कि हम अपने जो गवर्नमेंट है उसको चूज कर सके, हम समझ सके कि अगर 4 पार्टी इजी उसमें सिखाएं कि मैं बताऊं आपको ABC 3 पार्टीज हैं, तीनों पार्टीज में से हम चूज करें कि कौन बेस्ट है। चाहे आप उनके पास्ट के काम से चूज करो या आप उनके प्रोमिसेस से चूज करो या उनके लीडर से चूज करो कि आपका कोई फेवरेट लीडर है। मान लीजिए नरेंद्र सिंह मोदी आपके फेवरेट लीडर थे, वो भाजपा में आ गए, आपने भाजपा को वोट दिया। अगर वो कांग्रेस में होता तो शायद कांग्रेस को वोट देते। तो ये डिपेंड करता है आपको, अगर आपका फेवरेट लीडर, आपका जो वो लीडर की जो आपकी इमेज बनी हुई है वो कौन सी पार्टी में, या कौन सी पार्टी का जो पास्ट काम है वो कैसा रहा है। तो डेमोक्रेटिक उसका मतलब है। तो स्टिल अभी भी हम उसी फेज में है, उसी चीज में है, स्टिल यूनाइटेड एंड स्टिल डेमोक्रेटिक। फॉरेन ऑब्जर्वर, देखिए तब की बात है जब हम इंडिपेंडेंट हमें जस्ट मिला ही था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था और हम जस्ट स्टार्ट कर रहे थे ग्रो करना। तो कुछ फॉरेन के ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने क्या बोला था, दे सेड दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव, वुड ब्रेक अप इनटू पार्ट्स। इंडिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इतने सारे कल्चर, इतने सारे लोग, इतना सारा लैंग्वेज है, तो वो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी पार्ट्स में। और किसी भी कंट्री में आप देखते हो इतनी डाइवर्सिटी, किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं है। डाइवर्सिटी हर चीज में देखिएगा, ड्रेस में, आप इनफैक्ट सॉन्ग्स में, डांसेस में, लैंग्वेज में। तो अब इतनी डाइवर्सिटी अब अगर किसी एक घर में होगी तो हम सोचते ना कि वो घर शायद टूट जाएगा, बिखर जाएगा, नहीं, मगर वो यूनाइटेड है। हम डाइवर्सिटी के स्टिल, बट वी डाइवर्सिटी के साथ भी वी आर स्टिल यूनाइटेड, ठीक है। वुड ब्रेक अप इनटू पार्ट्स, जो कि नहीं हुआ। वुड कम अंडर मिलिट्री रूल, एक दिन क्या होगा, डेमोक्रेसी वगैरह सब छूट जाएगी और मिलिट्री रूल के अंडर में आ जाएगा इंडिया, और ये भी चीज बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। सो क्या हुआ है, 17 जनरल इलेक्शंस। अब 17 से ज्यादा है, वो 60 का टाइम है, वो बताते हैं। 17 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं, इलेक्शन सारे सक्सेसफुल रहे हैं। इवन मैनी स्टेट एंड लोकल इलेक्शन डन, 100 से भी ज्यादा मान लीजिए,
स्टेट और लोकल के जो इलेक्शंस हैं वो भी सारे सक्सेसफुल रहे हैं। देखो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो सक्सेसफुल है ना, वो बात है। फ्री है प्रेस, अभी भी प्रेस बिल्कुल फ्री है बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, बताने के लिए, नॉलेज देने के लिए, जानकारी देने के लिए काफी फ्री है। कि कोई बंदिश नहीं है कि प्रेस में आप लाइक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लिख नहीं सकते, या पर्टिकुलर लीडर के बारे में लिख नहीं सकते, किसी पार्टी के बारे में लिख नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम आराम से कंफर्टेबल हैं अपनी बात कहने के लिए, दूसरों की बात सुनने के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट, सबके लिए सेम, सबके लिए कोई भी अलग नहीं है। पुअर हो, रिच हो, वुमन हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही है जुडिशियरी। डिफरेंट फेथ बट नेशनल यूनिटी, फेथ अलग अलग है, अलग भगवान पे फेथ है तो किसी का पर्सन पे फेथ है तो किसी भी चीज पे फेथ हो सकता है, मगर हम लोग बट वी आर स्टिल यूनाइटेड। द नेशनल यूनिटी इज स्टिल हियर, अभी भी है नेशनल यूनिटी, राइट। बट कुछ चीजें हैं जो अभी भी एज अ चैलेंज ही है हमारे लिए। देखो यहां बुक में शायद 8, 10 या 15 होगी, मगर हम भी समझते हैं कि अभी भी चैलेंजेस काफी हैं इंडिया के सामने। अभी भी हम अंडर डेवलपमेंट है, ये जो कंट्री है अंडर डेवलपमेंट, अभी भी वो फुली डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना। एक डेवलप्ड होती है और एक होता है कि अभी भी प्रोसेस में डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो इंडिया भी एक उनमें से एक कंट्री है जो अभी भी डेवलप कर रही है। तो अभी भी चैलेंज है ना, डेफिनेटली होंगे। अनटचेबिलिटी पूरी तरह से अबॉलिश नहीं कर पाए हम, अभी भी हम लोगों के दिमाग में वो चीजें हैं। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब ये बजाय सोचने की कि वो स्वीपर है या वो मेड है या फिर वो उसका शेड्यूल कास्ट है, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज होनी चाहिए कि वो एक ह्यूमन है। जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं होगा, 100% ये जो हमारा जो माइंड है उस चीज को बिल्कुल हटा नहीं देगा, तब तक ये चीज नहीं जाएगी। और ये चीज हमें हमारे आगे वाली जनरेशन को, बच्चों को सिखानी ही पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, आप मेल फीमेल में भी देख लीजिए, है ना डिस्क्रिमिनेशन, कई चीजों में है, उसको भी हमें थोड़ा सुधार करना है। क्लैशेस बिटवीन रिलीजन हो ही जाता है, कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को लेके कोई दंगे फसाद होते ही रहते हैं इंडिया में, ठीक है। सम इंडियंस लिव्स इन लार्ज हाउसेस, सेंड चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, स्कूल्स। अच्छा खा रहे हैं वो, स्कूल में जो है वो एक ऐसा एरिया, देखो एक छोटा सा एरिया है, वहीं पे ही बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। उस बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ छोटी छोटी आसपास की भी बिल्डिंग्स है। तो कुछ जो है वो बहुत एक्सपेंसिव कार में घूम रहे हैं, उनका घर लग्जीरियस घर है बिल्कुल, और वो उनके जो बच्चे हैं वो ऐसे स्कूल्स में जाते हैं तो विद इन 2 लाख या 2.5 लाख उनकी फीस होती है ईयरली। और एक उसी के पास में कोई छोटा सा घर है, वहां का बच्चा है जो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, खाने के लिए भी ठीक है, एक टाइम खाना खा लिया, एक टाइम मिड डे मील में मिल रहा है उस बच्चे को, पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं। तो ये रिच और पुअर वाला जो है वो बहुत ज्यादा है ना, अप और डाउन आप देख लो, तो एक लेवल बहुत ऊंचा है तो एक बिल्कुल नीचा है। इस चीज के लिए भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत कुछ नया करना पड़ेगा। तो सम इंडियंस लिव्स इन लार्ज हाउस, सेंड चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, स्कूल, एट द सेम टाइम सम कंटिन्यू टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन, कांट अफोर्ड स्कूल। इसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे, जा रहे तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं बहुत, जिसमें फीस नहीं देनी पड़े उन्हें, है ना। लाइक एग्जाम्पल धारावी इन मुंबई, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम एरिया। आप सोचो मुंबई में पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम एरिया है वो धारावी, जो स्लम डॉग मिलेनियर जिसपे बना है ना, वो बेस कौन सी मूवी, जो मूवी बनी है वो कौन सी जगह का है, धारावी, वो कहाँ है, मुंबई, स्लम एरिया। और वहीं आप देखेंगे जो स्लम एरिया है उसका एरियल एक व्यू दिया गया है, जिसमें पीछे की तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ह्यूज, बिल्कुल बड़ी बड़ी, है ना, स्काईलाइन बिल्डिंग्स। स्काईलाइन मतलब जो स्काई को टच करती हुई दिखती है, ऐसी बिल्डिंग्स है। और वहीं पे जो है वहां स्लम्स है, उसी के आगे है वो स्लम्स है। तो क्या डिफरेंस, तो इसी से हमें पता चल रहा है ना हमारी कंट्री का, कि अभी भी एक्सट्रीम लेवल पे रिच और पुअर वाला जो है वो गैप है, वो फिल नहीं हुआ है। तो अभी भी ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने जिन्हें हमें
सॉल्व करना है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस बट हैज नॉट बीन अ फेलियर ईदर। बहुत ग्रेट सक्सेस भी नहीं बोल सकते हैं तो हम इसे एक फेलियर भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बच्चा ना तो बिल्कुल फर्स्ट मार्क्स से पास हुआ है और ना फेल हुआ है। फर्स्ट नहीं आया तो फेल भी नहीं हुआ, वो अभी एवरेज में ही चल रहा है। तो इस चीज को, वो जो गैप है ना एवरेज टू फर्स्ट का, उसको भी तो हमें कम करना है ना धीरे धीरे। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना खुद एजुकेट होंगे, हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी एजुकेट कर पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है हिस्ट्री का ये चैप्टर भी और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी। कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होंगे वो टॉपिक वाइज में वन लाइनर्स होंगे, वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आऊंगी विद इन 20 और 25 डेज के अंदर ही। वो सारे मैं वो एमसीक्यूज और क्वेश्चन वो सब लेके आऊंगी जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपको उससे काफी प्रॉफिट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।